हाय एंड वेलकम बैक टू द लॉ इनसाइट। मैं हूं दिशा एंड आज के इस लेक्चर में वी विल कवर द फर्स्ट 5 सेक्शंस ऑफ आईपीसी। नाउ फर्स्ट 5 सेक्शंस हमें आईपीसी के जुरिस्डिक्शन के बारे में बताते हैं कि आईपीसी किस एक्सटेंट तक और किस किस पर एप्लीकेबल होगा। सो हमारा फर्स्ट सेक्शन कहता है दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इस सेक्शन में हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इस एक्ट को हम इंडियन पीनल कोड बोलेंगे, जो पूरी इंडिया में यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाउ 2019 से पहले आईपीसी पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड था, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर पीनल कोड इम्प्लीमेंटेड था, बट आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 रणबीर पीनल कोड को भी रिवोक कर लिया गया और तब से जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में भी आईपीसी ही एप्लीकेबल है। नाउ द सेकेंड सेक्शन सेज पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। ये सेक्शन कहता है वो हर कोई इंसान जो ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जो आईपीसी के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, वो आईपीसी के अंडर ही पनिशेबल होगा। जैसे राकेश अगर इंडिया में मर्डर कमिट करता है जो ऑब्वियसली आईपीसी के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, वो आईपीसी के अंडर ही लायबल होगा। नाउ ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था, लेकिन हम एक एक वर्ड को डिकोड करके समझते हैं। एवरी पर्सन की डेफिनेशन में हर किसी को इंक्लूड किया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्लास, क्रीड और नेशनैलिटी। सो अगर कोई फॉरेनर भी इंडिया में आकर क्राइम कमिट करता है तो उसको भी आईपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ही पनिश किया जाएगा। वो इस चीज का भी डिफेंस नहीं ले सकता कि वो इन लॉ से अनअवेयर था एंड सच एक्ट्स को अपनी कंट्री में कमिट किया करता था। नाउ क्योंकि हम अपनी कंट्री में भी फॉरेन नेशनल्स को इंडियन लॉज की प्रोटेक्शन देते हैं, तो इन रिटर्न वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो हमारे लॉज को फॉलो करे। नाउ एवरी पर्सन की डेफिनेशन में कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि कंपनी भी एक सेपरेट एंड लीगल एंटिटी है। Also, there are certain categories of people जिन्हें आईपीसी से exemption मिला है, like president, governors, diplomats and foreign sovereigns. Now, within India के अंदर क्या क्या include होता है? तो हमारी entire land, territorial water, which is extended to 12 nautical miles, continental shelf, economic zone, मिनरल्स जो हमारी टेरिटरी के नीचे है, वो सब इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। नाउ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इस सेक्शन को एक और बार रीड करेंगे। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। Now I am expecting कि ये सेक्शन अब समझ में आ गया होगा। So थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। सेक्शन थर्ड कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस committed beyond but which by law may be tried within India। Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if act had been committed within India। कोई भी इंसान जो इंडियन लॉज के अंडर गवर्न किया जाता है, अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर कमिट करता है तो वो सेम तरीके से पनिश किया जाएगा जैसा कि अगर उसने वो क्राइम इंडिया में कमिट किया होता। जैसे फॉर इंस्टेंस बाइगेमी इज एन ऑफेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो अगर राकेश मैरिड होने के बाद भी फॉरेन में जाकर दूसरी शादी कर लेता है तो वो स्टिल पनिशेबल होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्राइम इंडिया में कमिट किया गया या आउटसाइड इंडिया कमिट किया गया है। सेक्शन 4 सेक्शन 3 का ही एक्सटेंशन है। यहाँ स्पेसिफिक सिचुएशंस एक्सप्लेन की गई है जहाँ आईपीसी एप्लीकेबल होगा। नाउ पहले एक बार बेयर एक्ट रीड करते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय any citizen of India in any place without and beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India, wherever it may be, any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India। Explanation: in this section, the word offence includes every act committed outside India, which, if committed in India, would be punishable under this code।
सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 कहता है दैट एनी सिटीजन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन जो क्राइम कमिट करता है, डजंट मैटर क्राइम इंडिया में हुआ है या आउटसाइड इंडिया हुआ है, वो स्टिल आईपीसी के अंडर गवर्न किया जाएगा। जैसे अगर राकेश जो एक इंडियन सिटीजन है वो युगांडा में कोई मर्डर कमिट करता है तो उसको इंडियन पिनल कोड के अंडर ही पनिश किया जाएगा। नाउ युगांडा राकेश को इंडिया को सरेंडर करेगा। इस ट्रांसफर को एक्स्ट्राडिशन कहा जाता है और इसका बेसिक आइडिया ये है कि कोई भी ऑफेंडर अनपनिश नहीं रहना चाहिए, उसको उसके ऑफेंस की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नाउ अगर राकेश को युगांडा के लॉस के अकॉर्डिंगली पनिश कर दिया गया है तो उसको वापस इंडिया में पनिश नहीं किया जाएगा, बिकॉज एज पर आर्टिकल 20 दैट इज डबल जियोपार्डी, जिसके अकॉर्डिंगली एक ऑफेंडर को एक ऑफेंस की 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। सबसेक्शन 2 सेज एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी, कोई भी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड शिप या एयरक्राफ्ट में क्राइम कमिट करता है, डजंट मैटर क्राइम कमिट करते टाइम वो शिप या एयरक्राफ्ट किस कंट्री के स्पेस में है, वो स्टिल आईपीसी के अंडर ही लायबल होगा। लाइक सपोज एक यूएस सिटीजन इंडियन फ्लाइट से यूएस ट्रैवल कर रहा है और वो उस प्लेन पे कोई क्राइम कमिट कर देता है। नाउ डजंट मैटर क्राइम कमिट करते टाइम उस प्लेन की लोकेशन क्या है या वो किस कंट्री के एयर स्पेस में है, वो क्राइम अगर इंडियन एयरक्राफ्ट में हुआ है तो वो आईपीसी के अंडर ही कवर किया जाएगा। सबसेक्शन 3 सेज any person in any place without and beyond India committing an offence targeting computer resource located in India। Now ये सब सेक्शन कहता है कि कोई भी इंडिया में रहकर या इंडिया से बाहर किसी भी इंडियन कंप्यूटर को टारगेट कर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो आईपीसी के अंडर ही पनिशेबल है। नाउ इस लेक्चर का लास्ट सेक्शन 5 को डिस्कस करते हैं। Certain laws not to be affected by this act. Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law. In certain categories को IPC के अंडर गवर्न नहीं किया जाता क्योंकि इनके अपने इंडिपेंडेंट एक्ट्स हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली ही ये डील किए जाते हैं। So there we have completed first 5 sections of the IPC. I hope सब समझ में आ गया होगा and still कुछ समझ में नहीं आया then do let me know in the comment section and I will see you in the next lecture. Happy learning.